हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन हमेशा से ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टार्टिंग शुरू के समय में ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो दो सेपरेट और अनरिलेटेड फिनोमिना है। बहुत समय तक ये माना जाता रहा है, लेकिन 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में 19 सेंचुरी के पहले के दशकों में, पहले के डेकेड्स में ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ऑस्टेड और एम्पियर नाम के साइंटिस्टों के द्वारा, जिनसे ये पता लगाया गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि दोनों के बीच में एक संबंध है। अब इन एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई एक चार्ज है, ये अगर किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इसके कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसके कारण क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से दिखाते हैं। तो ये जो फिनोमिना है, सो द फिनोमिना, वो घटना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक करंट। किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, यानी कि डीबी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डी डाल दिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो इससे क्या जनरेट होता है? इससे जनरेट होता है करंट। इससे क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। सो ऐसा फिनोमिना जिसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, उस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग हम लोग दो रिजल्ट देखे कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये कैसे पता चला? इनके पीछे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे फेराडे और हेनरी के द्वारा। सो उनमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसका उस जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग का सेटअप क्या था। तो उस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो था इस टाइप से। ये इस तरह का एक वायर, स्प्रिंग का टाइप का वायर लगा हुआ है। स्प्रिंग टाइप से वायर लपटे हुए हैं एक के ऊपर एक, ठीक है, इस टाइप से। सो ये जो इन सबको बोलते हैं कोयल। क्या बोलते हैं? कोयल बोलते हैं। सो इनका जो दो एंड है, जैसे स्प्रिंग है तो उसमें जो दो एंड होता है, तो दोनों एंड जो है वो से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हो गया है। क्या? गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर ये पता लगाता है कि इस सर्किट में करंट है कि नहीं। इसमें हम लोग का इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में हम लोग का एक पॉइंटर लगा हुआ होता है। गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर लगा हुआ होता है जो डिफ्लेक्ट कर जाता है। यहाँ एक पॉइंटर होता है इस टाइप से। ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा जब इसमें कोई करंट होगा। इसमें अगर करंट होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। सो ये गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अभी क्या है, अभी सेटअप पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। ये रहा हम लोग का कोयल और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। अब इधर हम लोग क्या करते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं। क्या? एक बार मैग्नेट। अब मैग्नेट है तो इसमें दो पोल होगा। सो एक पोल को नाम देते हैं हम लोग नॉर्थ, दूसरा को नाम देते हैं साउथ। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के कारण उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उन मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। उनको दर्शाने के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? फील्ड लाइन। सो फील्ड लाइन जो होते हैं मैग्नेट का साउथ पोल में इंटर करता है, और जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से बाहर निकलता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है। सो ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो ये रहा सेटअप। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या किए कि हम लोग जब देखिए ये जो हम लोग का ये पहला वाला कोयल है, इसको फिक्स कर दिया एक जगह पर, ठीक है। और इस नॉर्थ, ये जो हम लोग का मैग्नेट है,
इस मैग्नेट को मूव कराते हुए इसके पास लाते हैं। जब हम इसको इसके पास लाते हैं तब देखते हैं कि ये जो है डिफ्लेक्ट कर जाता है। ये जो हम लोग का इसका पॉइंटर है डिफ्लेक्ट कर जाता है। फिर जब इसको पास लाकर रोक देते हैं तब देखते हैं कि फिर से अपना पोजीशन में आ जाता है, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है उससे हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें करंट है, यानी कि जब हम लोग इसको मूव करा रहे हैं तब देख रहे हैं कि इसमें करंट है। लेकिन जब इसको मूव कराना छोड़ दे रहे हैं, यानी कि जब रोक रहे हैं स्टेशनरी कर दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जा रहा है, यानी कि करंट भी जीरो हो जा रहा है। फिर से क्या करते हैं, इसको फिर दूर ले जाते हैं। जब इसको हम दूर ले जा रहे हैं तब फिर देखते हैं फिर डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन है वो उल्टा है। पहले अगर इधर डिफ्लेक्शन था तो अब डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि इसको फास्ट मूव कराते हैं। अगर फास्ट मूव कराते हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, स्लो मूव कराते हैं तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये सब पता चला है। तो अब ऐसा नहीं है कि केवल इसको मूव करा रहे हैं तब हो रहा है। अगर हम इसको फिक्स कर दें, जो मैग्नेट है उसको फिक्स कर दें, और जो हम लोग कॉइल है इसको मूव कराएं इसकी तरफ, तब भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस बात से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस बात से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, उस रिलेटिव मोशन के कारण हम लोग का, उस रिलेटिव मोशन के कारण क्या जनरेट हो रहा है, हम लोग का करंट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, करंट। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग उपयोग करेंगे आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। सो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो सारा चीज़ लिखा गया है। जब नॉर्थ पोल को हम नॉर्थ बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको कॉइल की तरफ पुश करते हैं तो पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस का पता चल रहा है हम लोग का कॉइल में। अब ये जो डिफ्लेक्शन है तब तक रहता है जब तक बार मैग्नेट मोशन में रहता है। जब गैल्वेनोमीटर मूव नहीं करता है, जब हम गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, जब हम लोग का मैग्नेट क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है। जब हम लोग का मैग्नेट रुका हुआ रहता है तब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब मैग्नेट को हम लोग दूर ले जाते हैं तब गैल्वेनोमीटर, जब मैग्नेट को हम लोग दूर ले जाते हैं तब जो हम लोग का गैल्वेनोमीटर है, जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तब हम लोग का जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जब पास ला रहे हैं तब जो डायरेक्शन था उसका अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या, जब हम लोग साउथ पोल बार मैग्नेट को मूव कराते हैं दूर, तब वो क्या कर रहा है, उल्टा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। जैसे जब हम लोग नॉर्थ पोल को जब दूर ले जा रहे थे तब जैसा डिफ्लेक्शन दिखा रहा था उसका उल्टा डिफ्लेक्शन दिखाया गया यहाँ पर। अब ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर। ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा कब, जब मैग्नेट इज पुश्ड फास्टर। जब हम लोग मैग्नेट को फास्ट मूव कराते हैं तब ये डिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है, लार्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग का फिर देखते हैं कि अब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा मैग्नेट को ही मूव कराएं। अगर हम लोग बार मैग्नेट को फिक्स रखते हैं और कोयल, जिसको C1 नाम दिए हैं, कोयल को अगर इसके तरफ मूव कराते हैं तब भी हम लोग का सेम इफेक्ट दिखता है जो अब तक दिख रहा था। तो इन सब से हम लोग का क्या कंक्लूजन निकलता है, इन सब से हम लोग क्या कंक्लूजन निकलता है, तो हम लोग का इन सब से कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हम लोग का रिलेटिव मोशन है, मैग्नेट और कॉइल के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कुछ अलग नहीं है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ है। वो जो बार मैग्नेट, सेम चीज़ करते हैं। हम लोग के पास फिर से एक कॉइल है, पहले जैसा था सेम टू सेम वैसे ही एक कॉइल है, और उससे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, सेम कॉइल है और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या था, बार मैग्नेट था, लेकिन यहाँ पर अब बार मैग्नेट नहीं, यहाँ पर फिर से एक दूसरा कॉइल लेते हैं। बार मैग्नेट की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा कॉइल लेते हैं। तो एक छोटा सा कॉइल लेते हैं, सॉरी गलत फिगर बन जा रहा है थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, बार मैग्नेट लिए, सॉरी बार मैग्नेट की जगह पर हम लोग एक फिर से इस टाइप से कॉइल लेते हैं। लेकिन ये कॉइल क्या है, ये पहला वाला कॉइल का नाम अगर C1 देते हैं, ये C1, ये दूसरा वाला कॉइल का नाम C2। लेकिन इसमें गैल्वेनोमीटर ना लगा क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक
अब बैटरी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बैटरी, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं। अब क्या, तब अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर इसको मूव कराते हैं, ठीक है, इसको पास लाते हैं, इसको जब पास लाते हैं सो इसके कारण, अब देखिए इसको पास लाते हैं, इसमें करंट है, तो हम लोग जानते हैं कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। पहला केस में देखें तो इसको जब हम लोग पास ला रहे हैं तब देख रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन है, जब दूर ले जा रहे हैं फिर डिफ्लेक्शन है, फिर इसको जब रोक रहे हैं तब डिफ्लेक्शन नहीं है। यानी कि फर्स्ट केस में जितना रिजल्ट था वैसा ही रिजल्ट है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ से बैटरी लगाए हैं तो इसके कारण इसमें करंट होगा, ये जो कॉइल होगा इस कॉइल में करंट होगा, और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस टाइप से दिखा सकते हैं। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो सेम एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पर क्या है, बार मैग्नेट को रिप्लेस करते हैं सेकेंड कॉइल C2 से, ठीक है, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो बैटरी से कनेक्टेड है तो इसमें एक स्टेडी करंट होगा। स्टेडी करंट मतलब करंट चेंज नहीं कर रहा, समय के साथ करंट चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट करंट है। अगर 5 एम्पियर का करंट है तो 5 एम्पियर का ही करंट रहेगा, ठीक है। सो स्टेडी करंट है तो इससे क्या होगा, एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मान लेते हैं वो B है, ठीक है, और उसी को हम लोग इससे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग बार मैग्नेट को पुश करते हैं कॉइल की तरफ, जब हम लोग बार मैग्नेट को पुश करते हैं कॉइल की तरफ तो पॉइंटर जो है गैल्वेनोमीटर में शो कर रहा था फर्स्ट केस में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर कॉइल C2 सिंस यहाँ पर जब हम लोग कॉइल C2 को मूव कराते हैं कॉइल C1 की तरफ तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। फर्स्ट केस पे बार मैग्नेट को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉइल को ही C1 को C2 की तरफ ले आए या C2 को C1 की तरफ ले आए, तो हम लोग का यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिख रहा है। फर्स्ट केस में जैसे पास ला रहे हैं तब जैसा डिफ्लेक्शन दिख रहा है, दूर ले जा रहे हैं तब उसका अपोजिट डिफ्लेक्शन दिख रहा है। फास्ट ला रहे हैं तो करंट ज़्यादा हो रहा है, इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो यानी कि सेम चीज़ है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इससे भी सेम कंक्लूजन, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो रिलेटिव मोशन है उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट भी समझ में आया। अब बढ़ते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। सो थर्ड एक्सपेरिमेंट भी कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। सो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग मोशन में नहीं लाते हैं। इसमें 2 कॉइल है, ठीक है, पहले जैसा ही 2 कॉइल है, सेम चीज यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, और यहाँ फिर एक कॉइल है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें बैटरी लगा दी है, ठीक है, इसमें हम लोग बैटरी लगा दी है। एक कॉइल C1 है, एक कॉइल C2 है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर एक चीज़ और, एक इसमें एक एक्स्ट्रा क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग एक की लगा दिए हैं, यहाँ पर हम लोग एक की लगा दिए हैं, यहाँ पर की लगा दिए हैं, ये बैटरी है। की लगाने का मतलब है हम लोग यहाँ स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं, ठीक है, जब मर्जी तब स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या था कि हम लोग जो फर्स्ट कॉइल था उसको फिक्स रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों को फिक्स रखते हैं, यानी कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं कराते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं कराते हैं। बस यहाँ पर क्या करते हैं, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन करते हैं। तो स्टार्टिंग में स्विच ऑफ था, अब क्या करते हैं, इसको स्विच ऑन कर दिया, यानी कि इसको सटा दिए तब देखते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन है, लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत कम समय के लिए रहता है, डिफ्लेक्शन होता है फिर अपना पोजीशन में वापस आ जाता है। तो अब स्विच ऑन करके ही रख दिए कुछ समय तक, तो डिफ्लेक्शन दिखाया फिर अपनी जगह पर वापस आ गया। अब क्या करते हैं, फिर स्विच ऑफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो फिर डिफ्लेक्शन दिखाता है फिर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब हम लोग स्विच ऑन किए तो इसमें करंट था, तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। क्या जनरेट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। सो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण शुरू में इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 था, लेकिन जब स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है उसके कारण इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको बंद करके रखे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जितना है उतना ही होगा, क्योंकि स्टेडी करंट है तो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अब चेंज नहीं कर रहा है। अब सिंस मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। अब क्या करते हैं, फिर इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। जब हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं तब क्या हो जाता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था वो फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें करंट तो नहीं आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले कुछ था
अब क्या हो गया, जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया उसके कारण फिर से इसमें डिफ्लेक्शन दिखाया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट नहीं, मतलब करंट जनरेट नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, उसके कारण करंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा। यानी कहीं मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, डीबी के कारण करंट है। किसके कारण करंट है, डीबी के कारण। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तब करंट है। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज नहीं कर रहा है तो नॉट करंट, करंट इसमें नहीं है, इसमें करंट है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखें कि मोशन नहीं करा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो गैलोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हेन टैपिंग की, जो के है, जो हम लोग की है उसको टैप करते हैं, यानी कि जब ऑन करते हैं तब हम लोग का डिफ्लेक्शन दिखाता है। मोमेंटरी बोलने का मतलब है कुछ समय के लिए। अब पॉइंटर गैलोमीटर अपना जीरो में तुरंत वापस आ जाता है, इमीडिएटली वापस आ जाता है। ठीक है, अगर की को प्रेस करके ही रखते हैं तब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तब कोई भी डिफ्लेक्शन। की इज रिलीज, जब की को रिलीज किया जाता है यानी कि ऑफ किया जाता है तब फिर से डिफ्लेक्शन दिखता है, फिर से डिफ्लेक्शन दिखता है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे हम लोग क्या ऑब्जर्व करें कि डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर रहा है ड्रामेटिकली, मतलब बहुत तेजी से। जब हम लोग आयरन रोड, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर एक रोड लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से एक आयरन रोड लगा देते हैं तो हम लोग का जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का रिजल्ट क्या है, इसमें हम लोग का रिजल्ट है, इसमें हम लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं कि हम लोग जब चेंज कर रहे हैं यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलो, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइप का ही है। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पर एक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे इस टाइप से एक सरफेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इस सरफेस का जो हम लोग का नॉर्मल वेक्टर होगा इधर होगा। नॉर्मल वेक्टर हम आप जानते हैं कि नॉर्मल वेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं। नॉर्मल वेक्टर जो होता है एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है जिसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। सो नॉर्मल वेक्टर में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये रहा नॉर्मल वेक्टर, एन कैप से दिखा रहे हैं, ये एन कैप से दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे इससे पास होता हुआ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रहा बी और ये रहा एन कैप, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। और मान लेते हैं ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है वो ए है। तो इस केस में जो हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स या कोई भी फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रहा है वो मेजर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। सो मैथमेटिकली अगर देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी प्लेन जिसका एरिया ए है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड बी है जिसका फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको लिख सकते हैं फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं, जहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा। ठीक
थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उस केस में हम लोग का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस टाइप से होगा। जैसे अगर वो सिचुएशन भी अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो वो सिचुएशन भी ड्रॉ करते हैं। हम लोग का इस टाइप से कोई एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रहा है इस टाइप से, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रहे हैं। सो इस टाइप से पास हो गया। सो हम लोग अलग अलग अगर इस क्षेत्र में देखें, इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में जो हम लोग का एरिया वेक्टर है वो इधर है, यहाँ पर एरिया वेक्टर अगर देखें तो वो इधर है, और यहाँ पर एरिया वेक्टर देखें तो वो इधर ही है। सो हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल अलग अलग है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल अलग अलग जगह अलग अलग है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये एंगल है, यहाँ पर कुछ अलग एंगल है, यहाँ पर कुछ अलग होगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम लोग इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो यहाँ पर 5 भी जब निकालेंगे तो इस छोटे से एरिया के जरिए कितना फ्लक्स हो रहा है, इस छोटे से एरिया के जरिए कितना फ्लक्स हो रहा है, इसके जरिए कितना फ्लक्स हो रहा है, सब अलग अलग निकालेंगे। मान लेते हैं पहले के केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है, B1 DA1, दूसरा जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स है B2 डॉट DA2, उसी तरह से B3 DA3 होगा। तो सबको अगर, तो हम लोग का यहाँ पर नेट फ्लक्स अगर निकालना है सरफेस से होगा तो क्या करेंगे, सबका समेशन निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे। जहाँ पर आई रन करेगा कहाँ से, आई से लेके मान लेते हैं कि एन उस टाइप का हम लोग का यहाँ पर एरिया है, छोटा छोटा एरिया है। तो आई से लेके एन तक जाएगा, जहाँ पर B1 है, देखिए 1 के जगह क्या लिख दिए, आई लिख दिए, फिर यहाँ पर फिर 1 के जगह आई लिख दिए। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट के केस में ऐसा है, यानी कि जब अलग अलग एरिया सबको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एरिया सब अगर लगातार जुड़ा हुआ रहे तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में इस तरह से लिखेंगे बी डॉट डी ए, इस टाइप से लिखेंगे। अगर ये क्लोज्ड पाथ रहे, तो इसको ऐसा इंटीग्रेट करेंगे, बी डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये फॉर क्लोज्ड सरफेस। सो ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन, ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन फॉर कॉन्टिन्यूअस क्लोज सरफेस के लिए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन। और जनरल अगर देखें तो ये है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट है। और कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। सो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का एक स्पेशल नाम दिया गया है वेबर, जिसको WB से डिनोट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। और यहाँ फॉर्मूला से देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला, और एक टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, पहला वेबर और दूसरा टेस्ला मीटर स्क्वायर, दोनों सेम ही होता है, यानी कि 1 वेबर जो होता है वो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग समझ गए। और इसके बारे में एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं फेराडेज लॉ की तरफ। सो हम लोग का जो फेराडेज लॉ है, सो अब आते हैं फेराडेज लॉ में। फेराडे क्या बोलता है, जो हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट देखे ना, उन्हीं एक्सपेरिमेंट का यूज करके ये एक लॉ देते हैं। इनके लॉ के अनुसार क्या है, इनका लॉ क्या बोलता है कि एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड, एक EMF इंड्यूस होता है। EMF मतलब क्या है, वोल्टेज। EMF मतलब क्या, वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग EMF बोलते हैं। सो एक EMF इंड्यूस होता है किसी कॉइल में, जब उसके जरिए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। क्या चेंज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल
चेंजेस विथ टाइम। समय के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तब क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे अगर एग्जांपल लें तो ये जो एरिया था, ठीक है, इस टाइप से एरिया है, तो समय के साथ अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, जैसे जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो इतना सारा लाइन पार हो रहा है, ठीक है। और अगर समय के साथ क्या करें, समय के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करें, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगा तो क्या होगा, समय के साथ इस एरिया से होकर कम लाइन पार होगा। तो इसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज करेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तब क्या होगा, ये जो कॉइल है, कोई भी कॉइल मान लेते हैं, ये कॉइल है मान लेते हैं, ठीक है, ये जो एरिया टाइप का दिख रहा है ये एक कॉइल है, मतलब वायर से बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा, इसमें करंट जनरेट होगा या बोलने एक वोल्टेज जनरेट होगा। मान लेते हैं वोल्टेज क्या है, ई है, उस वोल्टेज को ई से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है ई, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा किस रेट से ये चेंज कर रहा है, यानी कि ज़्यादा फास्ट चेंज कर रहा है तो ये ज़्यादा होगा, कम फास्ट चेंज कर रहा है तो कम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है सर्किट में, वो क्या होता है, ये ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बी, यानी कि फ्लक्स बाय डी टी। अब इसको हटाने के लिए यहाँ पर इक्वल टू कर देते हैं और माइनस लगा देते हैं। तो जो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ है वो इक्वल टू होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा रेट, टाइम रेट, इसलिए डी फाइव बी बाई डी टी के इक्वल होता है। अब यहाँ माइनस साइन क्यों आया है, मैथमेटिकली इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, ईएमएफ, ये ईएमएफ है, ये क्या है, ईएमएफ, और ये जो डीबी है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट डी बाई डी टी, किसी भी क्वांटिटी का डी बाई डी टी करते हैं मतलब उसका रेट ऑफ चेंज बताता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ फ्लक्स है तो टाइम रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसी के इक्वल होता है ईएमएफ। अब ये माइनस साइन क्यों आया है, इस माइनस साइन को हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे, माइनस क्यों आया है। ये माइनस बेसिकली यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ई मतलब ईएमएफ, हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए क्लोज लूप। सो क्लोज लूप, जैसे ये क्लोज लूप है, ठीक है, ये क्लोज लूप है, इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है, इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है इस बात पर डिपेंड करेगा। तो इसमें जो करंट होगा वो इधर होगा कि इधर होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो इस माइनस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी कि इस फील्ड पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि किधर होगा ये डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक लूप के लिए इतना है, ठीक है, एक लूप के लिए इतना ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन इस लूप में बहुत सारा लूप अगर रहे, ठीक है, एन टर्न्स हो, एन टर्न्स मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, इस टाइप से एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर रहेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर टोटल ईएमएफ दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी, जहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर। क्लोज जो कॉयल है, ये जो कॉयल है, इस कॉयल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ईएमएफ कितना होगा, माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी। अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग देख पा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से अगर इस एक्सप्रेशन को फिर आगे ले जाए तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, माइनस एन डी बाई डी टी, फाइव बी जो होता है वो क्या होता है, बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए। अभी देखिए हम लोग सिंस ये क्लोज लूप का बात कर रहा है तो यहाँ पर ये साइन आ जाएगा, ठीक है। सो फिर इसको अगर आगे ले जाए तो होगा माइनस एन डी बाई डी टी बी डी ए, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ कॉस थीटा आएगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ईएमएफ हो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है बी पर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ये फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और फ्लक्स ज़्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। उसी तरह से एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, और फ्लक्स इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ईएमएफ भी उन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो वेरी किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग एनी वन और मोर ऑफ टर्म्स, यानी कि बी ए थीटा। किसी एक को भी अगर चेंज करें तो फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन सबको भी चेंज करें फिर भी चेंज होगा, ठीक है। और फ्लक्स चेंज होगा मतलब हम लोग का जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट जो है, या बोले ईएमएफ जो जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट होगा वो चेंज कर रहा है। तो ये रहा फेराडेज लॉ। पहला लॉ बोलता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है किसी भी क्लोज कॉइल के जरिए, कॉइल्स के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज करता है। दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, इंड्यूस हुआ है, वो इक्वल टू होता है किसका, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये रहा इस फॉर्मूला को बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी ईएमएफ का लिए फॉर्मूला, ठीक है। और अगर एन टर्म्स है तो ये रहा। सो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक इन सब चीज़ों को लिखें और पढ़ें अच्छे से। थैंक यू।